बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुल्की सियासत में बड़ी बड़ी हलचल मची हुई है। हुकूमती शख्सियात की तरफ से तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटियां बजाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के सारे ताने बाने एक सियासी जमात से मिलते हैं। 9 मई के वाक़यात के लिए इस सियासी जमात को के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की गई, टारगेट तय किए गए और साजिश का तजर्बा फराहम किया गया। अब सानिया 9 मई के जिम्मेदार और सहूलत की बारी है। सेनेटर फैसल वावडा ये दावा कर रहे हैं कि इस अहम गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ यतीम हो गई है। अब बानी पीटीआई गोले गंडे की तरह ठंडी बातें करेंगे, इदारों पर इल्जाम लगाने वाले सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। 9 मई और बगावत के मामलात भी खुलेंगे और सबका कड़ा एहतसाब होगा। नाज़रीन, इसी से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल, फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई, तहरीक इंसाफ के खिलाफ खतरे की घंटियां बज गई। इस अहम गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की मुश्किलात में कितना इजाफा हो सकता है। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और इलियास साहब। सबको खुश आमदीद। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, ये क्यों तहरीक इंसाफ यतीम हो गई? फैसल वाडा ये दावा कर रहे हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया पर भी और हमारे इस मीडियम पर भी जोड़ा जा रहा है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं। तो क्या इनका लिंक आपस में क्या है? तो आपको लगता है कि वाकई अब पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है? नवीद साहब। अच्छा, दुआ सबसे पहले तो ये देखें कि पीटीआई के लिए और क्या मुश्किलात बढ़ेंगी। मुझे बताएं कि आपने क्या किया पीटीआई के साथ। उस पार्टी को जो है उसको सियासी मंजरनामे से ख़त्म करने की कोशिश की, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, अपने सिंबल के साथ इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसके बावजूद लोगों ने उसको वोट दिया, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तानियों ने उसको वोट दिया और फिर आपने उसका मैंडेट उससे छीन लिया। उसके बाद जो है वो रिजर्व सीटें जो उसको मिलनी थी आपने उसको वो नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा फिर आपने उसके बावजूद जो है एक कानून ला के आपने उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की। और क्या कर लेंगे आपने उसके लीडर को जो है गुज़िश्ता 1 साल से जेल में रखा हुआ है, तरह तरह के केसेस उसके ऊपर डाल के उसको तोड़ने की कोशिश की। उसके बावजूद वो अडयाला का कैदी जो है वो टूट नहीं रहा। यही तो देखें, हवास पे सवार हुआ है वो शख्स, वो इनका एक ऑब्सेशन बन गया है। वो 1 साल से जेल में है लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे वो छाया हुआ है। तो और कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और फिर अगर मुश्किलात बढ़नी है ना, दुआ आप ये देखें कि 1988 में एक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी बना था और वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जिसको यूज किया नवाज शरीफ साहब ने एज ए लॉन्चिंग पैड फॉर हिज पॉलिटिकल करियर, कि उसके नतीजे में वो फिर जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। सबके सामने है मोइनुद्दीन हैदर जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब का जो आपके मुशर्रफ दौर में जो है होम मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने ये कहा था कि ये जनरल असलम बेग और जनरल हमीद गुल जो है इन्होंने सब कुछ किया था। अच्छा, उसको भी छोड़ दें, 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी असगर खान केस में, उसको भी जरा उठा के देखें ना। उन्होंने कहा था 1990 का इलेक्शन जो था वो रिग्ड था और उसके 1990 के इलेक्शन के नतीजे में कौन प्राइम मिनिस्टर बना था? हमारे नवाज शरीफ साहब बने थे। अच्छा, वो इलेक्शन रिग था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डैमिंग किस्म की चीजें थी। अगर उस जजमेंट को उठा के देख लेना कि कहा गया कि उस वक्त के जो सदर थे गुलाम इसाक खान और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और उस वक्त के ISI चीफ जो आपके असद दुरानी, कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और गवर्नमेंट को कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहाँ पे हुई? आज सिर्फ एक जो है वो जो साबका ISI चीफ हैं उनकी गिरफ्तारी पे या उनकी मिलिट्री कस्टडी पे लेने के बाद जो है यही नून लीग जो है और जो शादियाने बजा रहे हैं और पीटीआई का मरसिया पड़ा जा रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा झांकना चाहिए अपने अंदर कि हमने क्या किया है। ठीक, तो ऐसे नहीं होता। और ये कुछ लोग जो पेशेंट गोइयां करते हैं, इससे पहले भी हमारे पास एक साहब हुआ करते थे शेख रशीद के नाम से,
जो अपने जो उनकी अपनी सपोज्ड एफिलिएशन थी एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान बन के वो पेशन गोइयां किया करते थे। ठीक हो गया। अब जो है वो शेख रशीद साहब की जो है वो जगह किसी और ने ले ली है और वो जो है इस तरह की पेशन गोइयां कर रहे हैं। इससे पहले भी वो बहुत पेशन गोइयां कर चुके हैं। ठीक है आमिर साहब, ये पेशन गोइयां जो फैसल वाडा साहब कर रहे हैं क्या, और ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है, अब पीटीआई बड़ी ठंडी हो जाएगी, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है उनका भी लबो लहजा बदल जाएगा। तो वाकई आपको भी लगता है कि ये कोई ताल्लुक है उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में क्यों इजाफा होगा? जी सबसे पहले कल तो हो चुके जनरल फैज उम्मीद ही छाए हुए थे तो कोई और बात नहीं हो रही थी। मैं कहूँगा वेलडम मरियम नवाज शरीफ, जो उन्होंने अरशद नदीम साहब के गांव में जाके जो वादा भी किया वो पूरा किया, चेक भी दिया और ख़ास तौर पे कोच को भी 50 लाख रुपए दिए, 10 करोड़ खिलाड़ी के अलावा कार दी और उसका 92.97 नंबर रखा। ज़बरदस्ती यूं ही जो लोग सेल्फ मेड हों, निकलें देहात से और इस तरीके से पाकिस्तान को 40 साल बाद तलाई तमगा दें, उनकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। अभी कुछ देर में पीएम हाउस से भी आ जाएगा कि वहाँ पे उनको स्पेशल तैयारे से बुलाया गया है और इस्लामाबाद आ गए हैं। मेरा ख्याल है ये जो हम सारा वक्त बहस में लगे रहते हैं उसमें ऐसी खुशियों को भी मनाना चाहिए और उनको भी ज़ेर बहस लाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब ज़रा ये जो कहानी बनाई, एक तो नवाज शरीफ आईजीआई के वज़ीर आला नहीं थे, ये ज़हन में रख लें, वो आईजीआई के वज़ीर आज़म थे और आईजीआई बिल्कुल जनरल हमीद गुल उस वक्त की इंटेलिजेंस और आर्मी ने बनाई थी और उनके घोड़े थे मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। नहीं जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा चेक कर लीजिएगा कि वो जब पीएम बने तो वो आईजीआई के थे और उनके घोड़े थे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और नवाज शरीफ ने मरहूम समीउल हक को, जी मैं 90 की बात ही कर रहा हूँ, आपको मैंने बीच में नहीं डिस्टर्ब किया, आपकी तारीख को मैं बिल्कुल गलत नहीं करार दे रहा, लेकिन मैं उसके दरीचे खोल रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने खुद मैनेज किया और समीउल हक से सदारत उन्होंने ले ली। आईजीआई की मरहूम जुनेजो बैठे हुए थे, सारे लोग शशदर रह गए कि ये क्या हुआ और वो आईएसआई चीफ जनरल हमीद गुल का कहना था कि नवाज शरीफ हमारी मर्जी के बगैर वजीर आजम बने, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे गुलाम इसहाक खान और उनकी पहले दिन से लड़ाई हो गई थी इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए उन्हें निकाला जाता रहा, 3 दफा निकाले गए कि वो हर दफा सर्ट करते थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को यूज किया। अब भी अगर आज वो वजीर आजम ऑफिस में नहीं है तो उसकी वाहिद वजह वही है कि उनसे बात करते हुए लोग घबराते हैं, वो करते मर्जी हैं। इस मुल्क को खड़ा अगर किसी शख्स ने किया, कोई काम किया जमहूरियत में आके वजीर आजम के तौर पे जो प्रोजेक्ट्स दिए, उसका नाम अकेले का नाम नवाज शरीफ है। बाकी जिन लोगों को लाड प्यार से और जिनके लिए मर्सिया पढ़ा जा रहा है ना यहाँ पे कि पता नहीं वो क्या जेल में कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, वो जिस दिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट गया था ना तो रो पड़े थे कि जनाब क्या बना है यहाँ पे। जो किस्से सुना रहे हैं ना फैसल वावड़ा कहें या शेख रशीद, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। बहादुर वही होता है जो खड़ा होता है, वो जेल में है। उन्होंने जो इकदाम किए, सारे सियासतदान जेल में जाते हैं। कोई पहली दफा इमरान खान गए हैं जेल में, ये जितने बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, नाम उठाएं सियासतदानों के, लोग जेलों में रहे और बार बार जेलों में भेजा जाता रहा। तो ये तो सियासतदानों के लिए एक अच्छा मौका होता है कि वो कुछ सीख लें आगे बढ़ने के लिए। जनरल फैज के साथ जो कुछ हुआ कल हमने बड़ी उस पर डिटेल से बात भी की। इशू ये है कि पीटीआई का ये क्वेश्चन जो डाल रहे हैं वो पीटीआई के इमरान खान के सबसे करीबी दोस्त फैसल वावड़ा थे। जहन में रखिएगा इस बात को, ये मैं और आप नहीं लॉन्च कर रहे थे। इमरान खान जहां से आए थे वहीं फैसल वावड़ा आए थे, फैसल वावड़ा वहीं खड़े हैं, इमरान खान निकल गए थे आगे। उनका ख्याल ये था कि अब मैं जनरल फैज के जरिए हुकूमत करूंगा, वो नहीं हो सके। जनरल फैज ने रिटायरमेंट तो ले ली नवंबर में, लेकिन अप्रैल में जाना था। उनके जहन में ये बात रह गई कि नहीं, मुझे ना बनना चाहिए था चीफ। जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि वो मिन्नत कर रहे थे, मैंने इसी प्रोग्राम में यहां पे भी कहा था जब 26 नवंबर को इमरान खान साहब जब वो वजीराबाद के बाद पहली दफा दोबारा री लॉन्च हुए थे कि ये आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ ना बनने दूं, वो जनरल फैज की कहानियां थी। वो बंदे ठुस हो गए, आए नहीं कुछ भी और वो नहीं बन सके। तो उसके बाद वो टिके ही नहीं। जो प्रेस रिलीज थी ना सेकंड पार्ट, रिटायरमेंट के बाद जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां हैं वो फौज के अंदर
और बाहर ये जो मिलाना जुलाना था ना, जुल्फी बुखारी के साथ मिलके, बाकी लोगों के साथ मिलके काम करना, ये ताने बाने आएंगे। जाहिर है अब इस तरह के लेवल पे जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ऑर्डर हो जाए तो चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं। अब वो रस्मी कार्रवाई है और वो सजा तब होगी, उसके प्रेसिडेंट जब सजा देंगे तो वो आर्मी चीफ से तौसीक कराएंगे, फिर होगी, वो क्या होगी हमें नहीं पता। लेकिन चीजें अगर ये फौज प्रेस रिलीज में नहीं भी देगी तो जनरल फैज ने को टिकना तो नहीं है। हमारी आजाद अदलिया मौजूद है माशाल्लाह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना है, वहीं पे सारे वो लोग मौजूद हैं जो बेनिफिशियरी हैं किसी एक फैसले के, तो सारे आएंगे, देखेंगे, आजाद अदलिया है, वो बताएंगे कि हाँ जी ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, तो बरी हो जाए, कुछ भी हो जाए जी। बहरहाल एक मैसेज गया है और आपको पता चलेगा। चलिए आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए जरा क्विकली जी अयाज साहब। आपके पास टाइम कम नहीं होता, दुआ इस तरह ना किया करें हमारे साथ। अच्छा बात ये है कि वो पीएमएलएन को तो सूट करता ना, ये जाहिर है उनके, वो तो उनकी दुश्मन पार्टी है, उस पर अटैक बनता है उनका, क्योंकि जाहिर है जब ये कहा गया, वो जो सेकंड पार्ट की बात हो रही है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की, तो अब उसके बाद आप जो मर्जी अक्स कर सकते हैं इससे कि जी वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, आप ये भी कह सकते हैं कि जी 9th में के मास्टरमाइंड थे। अब जितनी मुंह उतनी बातें होती है ना उसके बाद। और फिर चूंकि इमरान खान साहब उनका जिक्र भी बार बार किया करते थे अपनी तकरीरों में, उस हवाले से भी वो जाहिर है को इस्टेब्लिश हो जाता है बंदा कि जी उनके बहुत करीब था। मुझे याद है एक मीटिंग में वो उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये बताया था कि मैंने डिले क्यों किया फैज हमीद को चेंज करना, जब वो DGISI से चेंज करना चाह रहे थे, उनका दावा था। अब इसमें कोई सच्चाई है नहीं है मैं नहीं कह सकता, कि ये नवाज शरीफ साहब ने शर्त लगाई थी कि जब तक फैज हमीद उस ओहदे से नहीं हटेगा मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, ये उनका दावा है। मुझे नहीं पता इसमें नवाज शरीफ साहब जाहिर है बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो मेरे कायद तो बहरहाल आपको पता ना, वो उन तक तो पहुंच ही कोई नहीं सकता। वो इतने दिनों से अरशद नदीम बार बार कह रहे थे कि जी वो शहबाज शरीफ साहब का विजन है, वो उन्होंने शुरू कराया था। आज मरियम गई है तो आज मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू कराया था यूथ प्रोग्राम 2012 में, जिसमें मैं पहली दफा शरीक हुआ था। आज वो विजन मेरे कायद तक चला गया है। वेरी गुड, अच्छी बात है। और ये बिल्कुल ठीक आमिर ने कहा है, स्पेशली मुझे वो जेस्चर जो गाड़ी का नंबर 92.97 है, वो बहुत अच्छी चीज है। और मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि एक एथलीट जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जिसने अपना मेडल ही इस कौम के नाम कर दिया, क्योंकि कल 14 अगस्त है, कल हम आज़ादी की खुशियां भी मना रहे होंगे, तो उस हवाले से बड़ी बात थी। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया, स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया, वहाँ ले जाया गया, विच इज़ वेरी गुड। होनी चाहिए पजीराई जब हमारे बड़े इस तरह का कोई काम होता है, और फिर 40 साल बाद, और फिर सबसे बड़ी बात जो इस कौम को खुशी होती है ना, मुझे याद है एक दफ़ा हॉकी के वर्ल्ड कप में हमारी 11वीं पोजीशन थी, ये लंदन में हुआ था वो हॉकी को, और इंडिया की 12वीं थी। तो ये कौम इस पे राजी थी कि जी हम इंडिया से एक नंबर आगे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया में भी इसी तरह के जज्बात होते हैं हमारे वाले से। तो 700 एथलीट के बावजूद इंडिया अगर गोल्ड नहीं ले सका, तो ये इससे आप अंदाजा कर सकती हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे एथलीट की। तो बाकी फैज हमीद साहब के खिलाफ चूंकि फील्ड कोर्ट मार्शल जारी है, वो जब होगा उसके नतायज आएंगे तो हमें चीजें पता चल जाएंगी। अब नून लीग के अगर कह रही है कि जी पीटीआई को इससे, या फैसल वावडा साहब कह रहे हैं, फैसल वावडा साहब की आपस की बात आज तक कोई पेशगोई ठीक तो साबित नहीं हुई। वो समझते हैं सारी ठीक साबित, सारी उनकी तरफ से सारी ठीक है। वो उस दौर में जब वजीर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के, जो उस वक्त उनकी गवर्नमेंट थी, उस हवाले से भी बड़ी पेशगोइयां थी, लेकिन कोई ठीक साबित नहीं हुई थी। कभी तो होगी ना, हमें पेशगोइयां करते रहना चाहिए, हो सकता है किसी वक्त हो जाए। फैसल साहब, फैसल वावडा की बात हो रही है तो मैंने कहा आपका नंबर लगा ले। नहीं, किससे किसको मिला रहे हैं? हमारा अच्छा भला ये शरीफ पॉपकॉर्न खाने वाला बंदा है, कहाँ डंडे से मिला रहे हैं? फैसल टू फैसल। जी फैसल साहब, जो लोग पेशगोई करने की ड्यूटी पर होते हैं ना, तो उनकी कभी भी पेशगोई साबित नहीं होती, दुरुस्त साबित नहीं होती। वो तो खाली अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। उन बेचारों को तो पता नहीं होता उन्होंने बोलना क्या, बस पेपर पढ़ देते हैं। देखिए इतनी गुंजलत सूरत हाल है, बल्कि आप यूँ कह लें इतनी मज़ेदार सूरत हाल है कि किसी को भी नहीं पता कि बोलना क्या है।
तबसरा क्या करना है, इसलिए सब अपनी मर्जी की जो है ना गुफ्तगू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की बात नहीं, जनरली आप कल से लेके टीवी मुझे लगा आप नवीद साहब, आमिर साहब, अयाज साहब और मुझे कह रहे हैं नहीं, सारे सियासतदानों को उठा लें। नहीं, इनको खुद भी समझ नहीं आ रही, ये बहाना बना के खुद भी इधर उधर से भाग रहे हैं। जी 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 फैसल तो हाँ, टॉप के तज्जियाकारों को उठा लें। किसी को नहीं पता कि बस बोलना क्या है, बस कोई लाइन टो कर रहा है, कोई लाइन टो कर रहा है। तो ये वही समझ लें कि पॉपकॉर्न वाला ही मामला चल रहा है। अब जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की जो बात हो रही है, वो तो बिल्कुल जो इंस्टीट्यूशन ने फैसला किया है तो बहुत अच्छा फैसला। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे तो आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई रियायत ही नहीं है। अभी बहुत सारे जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें बहुत इमाम है, वो भी उसकी है ना बहुत सारे जो है ना तय खुलनी है अभी, वो उसको वो जब और वो खुलती चली जाएंगी, बल्कि लोग अपने तय भी खोलते चले जा रहे हैं। अगर आप कल ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू देखें जी जी, तो वो तो बिल्कुल ही नई से नई दास्तान जो है वो सुना रहे थे। तो सेकंड पैराग्राफ तो इतना मजेदार है, या उसको इतना वसीउल माने है कि उसके अंदर इतनी दास्तानें छुपी हुई हैं। वो जब दास्तानें सामने आएंगी ना तो बहुत मजा आएगा। अब वो पता नहीं वो सिर्फ फैज साहब तक महदूद रहेंगी या वो बाजवा साहब तक भी जाएंगी। सही आ रही हैं 5,000 के नोटों की आ रही हैं यार, खुशबुएं सूंघो। ठीक ठीक। हाँ, वो एक मैं यूट्यूबर का भी वो इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने कहा कि मुझे डॉलराइजेशन तक आएगी अस्पतालों में शेयर्स मिलने का भी आएगा जर्नलिस्टों के। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी फैसल साहब अस्पतालों में कंप्लीट करें। अस्पतालों में भी शेयर जी बहुत तरक्की कर गए भाई। तो ये तो फिर यहाँ पे पॉपकॉर्न का चूरन बेच रहे हो, दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है। अब तक तो हम जो है वो साफियों को खाली लिफाफी समझते थे, ये तो साफी लिफाफी से सनतकार बन गए। सही है, तो साफत ने जो है चले तरक्की करने दे फैसल साहब, आपको क्या चाहिए? इसमें खुश होना चाहिए। आपके शहर में तो पता नहीं क्या क्या कार हैं, आपके शहर में तो क्या क्या नुक्तादान है। जी इलियास साहब, फैसल हमारा शहर तो सर आपको पता है कि बोलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि क्या बोलना है। हमें तो फर्जुंदे जमीन। चलें फिर इलियास साहब की तरफ जाने दें, वो बड़ा खुल के बोलते हैं। इलियास साहब नहीं है, जो दिल चाहे बोल दो। आपसे किससे पूछना है? आप भाई चुप हो जाओ, चुप। इलियास साहब की बारी है। बिल्कुल जी, ये आपने बातें तो सुन ली, इन्होंने काफी खुल के बोल लिया दोनों ने। लेकिन अब ये जो 9 मई के बाद जो अब जो कड़ा एहतसाब जो शुरू हो रहा है, जो कड़ा एहतसाब शुरू हो रहा है उसमें देख लें फैज अमीर साहब की तो एक, मैं तो बोला ही नहीं अभी तो एक उनके जो है वो सोसाइटी का जो मसला है उस पर अभी एहतसाब शुरू हो रहा है। अभी जो दूसरे एहतसाब ये है कि लोगों जो इनके साथ मुलव्वस रहे, जिनके साथ ताल्लुकात रहे, वो लोग सारे इस वक्त घबराए हुए देखने में आ रहे हैं, क्योंकि उनके माजी में बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, उनके आपस में सारे लिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो इस पर तहकीकात हुई हैं वो सारी चीज़ें हैं। और ज़ाहिर है कड़ी से कड़ी मिलेगी और इससे काफ़ी लोग जो हैं वो इसके काबू आने का अंदेशा है। और इसलिए इसी वजह से कल से देखा होगा आपने कि एक सियासी जो फ़िज़ा है वो एक बड़ी खामोश है इस मामले में। लोग इसमें दबे हुए हैं, लोगों के बयानात भी देखेंगे कि इसमें वो नहीं आ रहे जिस तरह के पहले थे। इसमें अभी ज़ाहिर है इनको पता है कि इनकी गिरफ्तारियाँ किसी टाइम भी किसी की हो सकती है। तो इसमें कड़ा जो एहतसाब का जो अमल जो अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि ये अमल हो सकता है कि साबिक ISI के चीफ को ना उनको किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब मज़ीद जो कार्रवाइयाँ, ये तो एक ये है कि अदलिया का जो हुक्म था, जो फैसला था, उस पर भी अमल दरामद हुआ। अब जिन लोगों के खिलाफ हुआ है, जिन पर अमल दरामद करना है, उन पर भी देखेंगे कि किस तरह होता है। इसमें काफ़ी जो है तब्दीली है। जाहिर है अब ये कड़ी से कड़ी मिलती हुई ये कहाँ अडियाला जेल की तरफ भी जाती है या दीगर मामला पर भी जाती है, तो वो सारा देखना, क्योंकि उसमें बाजवा साहब की तरफ जा रही है तो बिल्कुल हर तरफ जाएगी, उधर भी बिल्कुल जाएगी। साहब तो काफी खुल के बोल रहे हैं। देखें जिस खुल के बात कही है कि फौज के अंदर सिर्फ उन्होंने टॉप सिटी वाला काम दिखाया है, बाकी टॉपर्स पे नहीं जा सकते आप। देखिए फिर आप पे इल्जाम आएगा। फैसल भाई को भी इस
इस बात का पता होगा कि जिन लोगों ने गाजरें खाई, जिन्होंने, तो जाहिर है उनके पेट में दर्द तो होगी। मेरे ख्याल में बात गाजरों तक पहुंच गई है। बात जी बिल्कुल जी, पीटीआई की मुश्किल इजाफा होगा या नहीं, मुल्क की सियासत में हलचल इस अहम गिरफ्तारी के बाद अब आने वाले दिनों में क्या अहम पॉलिटिकली डेवलपमेंट हो सकती हैं या नहीं, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल, महंगाई और मौशी अदम इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस तैयार, हुकूमत की मौशी बेहतरी के लिए भी दौड़े। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि 5 साल मंसूबे की तैयारियां, हुकूमती प्लान से आवाम को क्या कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। और सेक्टर में पिछले कई महीनों से भरपूर मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है। अगर हमने इंडस्ट्री को, ज़राअत को, कॉमर्स को, ट्रेड को वाइब्रेंट करना है, रिवाइव करना है, तो कॉस्ट ऑफ जो इनपुट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसमें कमी लाए बगैर मैं समझता हूँ कि ये दीवाने का ख्वाब है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, उनको कंपेटिटिव बना लें। ये बीमारी जो माजी की 77 साल की, जो इनसे जान छुड़वानी चाहिए। ये कौम इस बात की आपसे तो आज कर रही है, बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यू विल हैव टू कम अप विद वेरी इनोवेटिव स्टेप्स, प्रोग्राम्स। नाज़रीन, जहां तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती दिखाई देती हैं, वहीं हुकूमत की परेशानियों में भी मज़ीद इजाफे का इम्कान है, क्योंकि इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ नया अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने पर इत्तफाक किया गया। दावा ये भी हो रहा है कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मामला तय पा गए और मौलाना अपोजिशन जमातों के साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस इजलास में ये भी इत्तफाक किया गया कि मौशी बदहाली और महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी और हुकूमत के खात्मे तक ये तहरीक जारी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि अब ऐवान और मैदान में भरपूर मुकाबला होगा और हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की दौड़ें लगी हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए बरतानवी माहिरीन की खिदमात हासिल की जा रही है और 5 साला नया प्लान तैयार हो रहा है। महंगाई और मौशी अदम इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस तैयार, हुकूमत की मौशी बेहतरी के लिए दौड़े कितनी कामयाबी होगी या नहीं, इसी पर करेंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, आपके ख्याल में ये जो 5 साला मौशी प्लान की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो प्लान मौशी प्लान बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि माजी में वक्त ज़ाया किया, क्या कोई सबक नहीं सीखा, हुकूमती प्लान से आपको लगता है आवाम को रिलीफ मिलेगा? हम पहले से जुड़े सवाल को यहाँ मिलाते हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और अपोजिशन का अलायंस चले, हमें देखना होगा कि क्या कोलैबोरेशन में वो जो कहते थे हमारे कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज़ें, हमारे 3-4 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये सब फितना फैलाया जा रहा है कि अब क्या मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान को ट्रायल करने जा रहे हैं, क्या उससे बचने के लिए अपोजिशन को मजबूत किया जा रहा है, या जो पहले भी महंगाई के खिलाफ अपोजिशन होती थी और आयात साहब बहुत सवाल उठाते हैं कि फिर वो कहाँ गई, तो क्या ये मुतबादिल बयानियाँ देंगे कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि इमरान खान अपने इक़्तिदार में तो अपने उरूज से अपनी पस्ती की इंतहा पे थे, वो तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने उनकी दोबारा वापसी कराई है, कोई उनकी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर तो उन्हें वोट नहीं मिला, ये तो आपको और हमें सबको पता है। हमें कोई ये बताए कि जी मेरे पास ये फार्मूला है जिससे महंगाई कम होगी और हम आएंगे तो ये काम करेंगे, क्योंकि इस वक्त तक सिर्फ गुफ्तगू गी में हो रही है और सबकी तरफ से हो रही है। गवर्नमेंट के पास जो चांस थोड़ा बहुत मौजूद है वो है कि IMF का मुआहदा इस महीने के एंड पे हो जाए, आपको पैसे मिल जाएं, आप माशी माहिरीन जहां से मर्जी ले आएं। असल माहिरीन वो हैं कि आप पहले हुकूमत के अल्ले तल्ले अयाशियाँ इखराजात कम करके दिखाएं, ठीक है, हकीकी मानों में सिर्फ काबीना की तनख्वाह से रोकने का काम ना करें, बल्कि IPPs में जो गवर्नमेंट का हिस्सा है 50% बताया जा रहा है, उसमें से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो लोगों के बिल में शेयर करें, सही, ठीक है, और आप बिल में भी शेयर उनके साथ करें जो 100 से लेके 500 यूनिट वाले में, आप उससे ऊपर मत दें। जो लोग हैं इस काबिल जो 500 से ऊपर यूनिट खर्च करते हैं पहले मरहले में उन्हें मत लाएं, फिर आप पाकिस्तान के जो बड़े IPPs के ओनर्स हैं फिर उनसे पैसे में प्रॉफिट में हिस्सा लें, बैठ के लें, आप आर्म ट्विस्टिंग मत करें, लेकिन उन्हें बताएं क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ तो ये है, हिज़्ब इख्तिलाफ ने तो यही कुछ करना है, हमारी आनियां जानियां देखो, फिर नाराजगियां देखो और फिर गवर्नमेंट से मुकना देखो। जी आया साहब, मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रही कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमने बड़ी मेहनत की है, पता नहीं कहाँ मेहनत इन्होंने की है, जब तक रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आएंगे हम कैसे मान लें कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और वो एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। आप पॉसिबल ही नहीं है एक्सपोर्ट से ना, आपके तो कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि अफोर्ड ही नहीं हो रहा।
मैंने आपको एक लाहौर के एक होटल की मिसाल दी थी कि 1.5 करोड़ से बिल उनका 3 करोड़ पे चला गया। कैसे चलाएंगे लोग बिजनेसेस, बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। बरतानवी छोड़ के अमरीकी आप ले आए माहिरीन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम खुद ठीक होने के लिए तैयार ना हो। हम अपना कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सारा कुछ एज इट इज रख के हम समझते हैं कि जी वो हाँ जी देखें जी हमने तनख्वाह लेना बंद कर दी। तो यार जितने मराद तुम लोगों को मिलती हैं वो हमारी तनख्वाह भी बंद करके हमें वो देना शुरू कर दो, फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये मतलब अजीब बात है। और ये इस वक्त ऐवान वजीर आजम में हो, ऐवान वजीर आला में हो, ऐवान सदर में हो, ये इस मुल्क के अमीर तरीन लोग हैं। सही। ये क्यों अनाउंस नहीं करते कि भाई आज से ये ऐवान मेरे खर्चे से चलेगा, बिल्कुल मेरे खानदान के खर्चे से चलेगा, मैंने जो पैसा इस मुल्क से कमाया है वो आज के बाद इस पे खर्च करूंगा, कोई 1 रुपया गवर्नमेंट का खर्च नहीं होगा। लेकिन नहीं, इनको आदत ही नहीं है, यकीन करें, इनको हर चीज मुफ्ते में लेने की आदत है, वो जहां से मिल जाए। और सबसे आसान तो वही है ना, हमारी जेबों से। मुझे याद है एक दफा मेरे कायद ने कहा था कि हमने ये अपनी जेब से सब्सिडी दी है। तो जो लीडर, जो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का कौमी खजाने को अपनी जेब समझ के खर्च करता है, उसको इसी तरह करना। जी फैसल साहब। देखिए, हम मुस्तकिल एक बात करते हैं कि हमारे मुल्क का जो अलमिया है, इस मुल्क में जिन्होंने हुक्मरानी का, जिनको शौक है, जिन्होंने हुक्मरान बनना है, ना उनके पास दिमाग है, ना उनके पास थिंक टैंक है। हमारा थिंक टैंक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दुनिया के अंदर जो है वो लीडर का चेहरा बिकता है, लेकिन उसकी पॉलिसियां बनाने के लिए थिंक टैंक होते हैं, चाहे वो इवन के मीडिया की पॉलिसी हो या माशी पॉलिसी हो, वो थिंक टैंक उसको जो है वो पॉलिसी बना के देते हैं। आपके पास कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके पास इस मुल्क को बहरान से निकालने का कोई फार्मूला हो, जिसके पास मुल्क के 50 साल का कोई मास्टर प्लान हो। अभी आप आईपीएस का इतना शोर मचा हुआ है कि 40 खानदान 50% जो अब जो तफसीलात हैं, 50% आईपीएस तो गवर्नमेंट की है, 30% जो है वो सीपैक का हिस्सा है, 20% जो है प्राइवेट इदारों की है। तो ये अगर ये जो कैपेसिटी चार्जेस है तो भाई पहले गवर्नमेंट जो है वो ना ले कैपेसिटी चार्जेस। 50% तो आईपीएस जो है वो गवर्नमेंट की है। बिल्कुल। क्यों भाई, आप देखिए प्लान इनके पास नहीं है। जब 2017 में जब सीपैक से मायदे हो रहे थे, उस पर एनटीडीसी जो इदारा है वो यही वफाकी वजीर दफा जो है उस वक्त जो है बिजली के वजीर थे, इनको कह रहा था कि आप कैपेसिटी ट्रैप होने जा रहा है आपके साथ, लेकिन किसी के पास दिमाग था ना विजन था, हो गया तबाही मच गई। चले ठीक है जी, क्विकली इनसे क्या ठीक है फैसल, पॉइंट आ गया जी। ब्रेक, वापस आएंगे, यही सवाल नवीद साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, आपके ख्याल में हुकूमत से बेहतरी की कोई उम्मीद रखनी चाहिए? 5 साल मौशी प्लान की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें आम आदमी के लिए कितना रिलीफ होगा, और क्या ये ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन का तैयार हो रहा है ये रुकावट बन सकता है हुकूमत के काम करने का, जो मौशी इस्तेहकाम के लिए अगर कोई काम कर रही है गवर्नमेंट तो? अच्छा देखें दुआ, ये इस वक्त जो गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट में जो जमातें शामिल हैं, यही जमातें जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के निस्फ सालों तक जो है ये हुकूमत में रही हैं, वन वे और द अदर वे बारियां लेते रहे हैं। चीज़ ये है कि ये देखें, अगर इनसे अच्छाई की तवक्को की जाती तो 1998 में जब टेक्निकल डिफॉल्ट पाकिस्तान ने किया तो उस वक्त बड़े मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी। अब दोबारा जब डिफॉल्ट के धाने पे लेके गए 2023 में तो छोटे मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी। अच्छा, बाकी आपकी इंटेलेक्चुअल इनेतात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि एक ज़माने में हम 5 ईयर प्लान बना के दुनिया को दे रहे थे और दुनिया के ममालिक वो उन प्लान्स को लेके कहां से कहां पहुंच गए। आज हमारे इंटेलेक्चुअल इनेतात का ये आलम है कि हम बरतानिया के माहिरीन माशियात को लेके आ रहे हैं कि जी आप हमारे लिए प्लान बनाएं। इशू ये है कि आपकी मईशत इस वक्त ICU में पड़ी है, उसको जो है वो सर्जरी की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट जो है वो उसको पेन किलर दे रही है। पेन किलर से नहीं चलेगा, सर्जरी चाहिए। और इसका इशारा जो है वो बरतानवी माहिरीन माशियात भी कर चुके हैं कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे आप तो आपकी ये एफर्ट कहीं नहीं जाएंगे। सही जी। इलियास साहब, एक फिक्रा कहना है सिर्फ जी, अल्लाह का वास्ता है नवीद साहब, सर इस रिफॉर्म्स करना कहें और टैक्स लग जाएगा। जी इलियास साहब, देखिए इस वक्त ना इकोनॉमी को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो कोशिशें कर रही है कि गवर्नमेंट को इस वक्त
देखिए कोई प्लान, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे जो कर सके, जिससे इकॉनमी ठीक सके, आपका रेवेन्यू बढ़ सके या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके। इस तरह की बातें तो की जा सकेंगी। अगर बढ़ी हैं, चीज़ें बढ़ी हैं, तो इसका मुंतकिल होना चाहिए नीचे तक, आवाम तक इफेक्ट्स आने चाहिए। उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो तो ऐसी इसमें तो कोई चीज़ नहीं। गवर्नमेंट ये है कि अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने टैक्स की अदायगी करनी है, टैक्स की अदायगी करनी, तो वो इधर से कहाँ से वसाइल लेके आने, रिमिटेंस तो बाहर से आ नहीं रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। तो यही है कि लोन लेके कुछ लोगों पर इधर जो है, जो आखिरी बचा कुचा है जिनके पास, वो निकाल के। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।